प्रीवियस वीडियो में हमने शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था। आज देखेंगे एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए देखेंगे, फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए देखेंगे। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन एटम से। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी को। जितनी ज़्यादा कम होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, लोअर द एन वैल्यू लोअर विल बी द एनर्जी, उतनी ही एनर्जी कम होगी। जैसे सबसे कम वैल्यू एन की वैल्यू 1, तो मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम। उसके बाद एन की वैल्यू 2, तो 2 में दो केसेस होते हैं, 2s और 2p, इनकी इक्वल होगी और इससे ज़्यादा होगी। फिर 3s, 3p, 3d, इनकी 2s से ज़्यादा होगी, सबकी आपस में इक्वल होगी। फिर 4s, 4p, 4d एंड 4f। इस तरह से होती है एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो मान लेते हैं ये हमारी एनर्जी है। एनर्जी है ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो सबसे कम सबसे नीचे लाई करेगा 1s। 1s सबसे नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2s और 2p के लिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऐसे 2p, इनकी एनर्जी इक्वल होगी। यहाँ पे 3s, 3p एंड 3d। इस तरह से हम 4s भी दिखा सकते हैं, 4s, 4p, d के लिए 5, 4d एंड f के लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 4f। तो इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती है और इनकी आपस में इक्वल होती है। ऑल्दो द शेप्स ऑफ 2s एंड 2p सबसेल्स आर डिफरेंट। 2s और 2p इनकी शेप डिफरेंट होती है, s की स्फेरिकल होती है और p की डम्बल शेप होती है, बट दे हैव सेम एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में इनकी एनर्जी सेम होती है, और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है दे आर नोन एज डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो ऐसे ये दोनों आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है और ये 4 ऐसे आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम होती है, उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में जो 1s ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब इसको लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। और इसके अलावा जितनी भी है यानी 2s, 2p, 3s, ये सब ये क्या है, ये इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम 1s इज ग्राउंड स्टेट एंड 2s, 2p, 3s, 3p, 3d ये सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में। In case of multi-electron system, the energy of orbitals depend not only on its principal quantum number but also on azimuthal quantum number। जैसे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था यानी हाइड्रोजन एटम, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे हमारी एनर्जी डिपेंड करती है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये एजिमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी। जैसे मान लेते हैं हम एन की वैल्यू है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी सबशेल्स होंगी, 3s होगी, 3p होगी, 3d होगी, ये 3 सबशेल्स होगी इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 3। तो इन सब की एनर्जी डिफरेंट होती है इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका रीजन देखते हैं एक बार कि ऐसा क्यों होता है। In case of hydrogen atom, there is only one type of interaction, that is attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus। हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो पहली ही शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें सिर्फ एक टाइप की फोर्स है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में क्या होता है, देयर इज रिपल्सन बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो होगी, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रॉन की बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में रिपल्शन भी होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। सो इट मीन्स देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में ये न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम के बाहर ये शेल्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में भी है, दूसरी शेल में भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन की बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन रिपल्शन भी है और इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी है। तो हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इस न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ जो रिपल्शन हो रहा है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस वजह से जो
एनर्जी है वो ना केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है बट एजिमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, यानी एस पी डी एफ इन सब के केस में एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। मैथमेटिकली द डिपेंडेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑन एन वैल्यू एंड एल वैल्यू इज गिवन बाय n+1 रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसी रूल के द्वारा असाइन की जाती है। ये क्या कहता है, n+l रूल, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, हम l और l वैल्यू, n वैल्यू होगी और l वैल्यू, इन दोनों का सम करेंगे तो जितनी कम वैल्यू होगी ऑर्बिटल इसकी n+l की, उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो उतनी ही कम होगी। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर द n ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में हम n वैल्यूज को देखेंगे और उन दोनों में से जिसकी n वैल्यू कम होगी दैट विल हैव लोअर एनर्जी। हम देखते हैं, देखो ये कैसे होता है। यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे, यहाँ पे उनकी n वैल्यू l वैल्यू, यहाँ पे करेंगे उनका सम। देखो फॉर 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू 1, l 0, 0 for s, तो ये हो गया 1। फॉर 2s it is 2 and it is again 0, so it is 2। for 2p, 2p के लिए l की वैल्यू 1, ये हो गया 3। for 3s it is 3 and 0, तो ये हो गया 3। 3p के लिए 3, 1, it is 4। for 3d it is 3, d के लिए l की वैल्यू 2, it becomes 5। 4s के लिए 4 plus 0 it is 4। 4p के लिए 4 plus 1 5। 4d के लिए 4, 2 it becomes 6 and 4f के लिए 4, f के लिए l की वैल्यू 3 then it becomes 7। तो ये हो गई हमारी n+l वैल्यूज। तो इसमें देखो सबसे कम किसकी है, 1s की, तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, 1s की। उसके बाद 2s की, उसके बाद देखो इनकी बराबर है 2p और 3s दोनों की बराबर है, तो अगर n+l बराबर हो जाए तो हम क्या देखते हैं, n वैल्यू, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे आएगा 2p, फिर यहाँ पे आएगा 3s। फिर 4 वैल्यू इन दो की है, देखो 3p एंड 4s, तो n वैल्यू किसकी कम है, 3p की, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p और फिर आएगा 4s। फिर ये दो वैल्यू है 5 के लिए, एक है 4p के लिए और एक 3d, तो क्योंकि 3 छोटा है, n वैल्यू 3d की कम है, तो यहाँ पे आएगा 3d, यहाँ पे आ जाएगा 4p, फिर आएगा ऐसे 4d एंड देन 4f। तो इस तरह से होती है ऑर्बिटल्स की एनर्जी, 1s की सबसे कम, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ध्यान रखना है। देखो 4s की कम होगी 3d से, देन 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन। इस तरह से हम एनर्जी निकाल सकते हैं ऑर्बिटल्स की। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं ये क्या होता है। देखो द अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, आउटर शेल में, मतलब इसके बाहर जो भी शेल उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। देखो ये इनर शेल है, ये इसके बाहर और आउटर शेल्स है, ये हमने इनर शेल्स बना दी, तो इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये आउटर शेल, तो ये जो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस का कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इन बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए बीच इनर शेल्स में, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि उनके वजह से ये रिपल्शन भी फील करेंगे, तो ये न्यूक्लियस का कंप्लीट मतलब फुल पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो हम ये लिख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग, या फिर शील्डिंग बोल दो या स्क्रीनिंग बोल दो, एक ही बात होती है। ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको शील्ड कर देते हैं, इसके न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं, एक शील्ड का काम करते हैं। तो ये जो बाहर जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। This is known as shielding of the outer shell electrons from nucleus by inner shell electrons, and net positive charge experienced by the outer electrons is known as effective nuclear charge.
तो ये होगी हमारी डेफिनेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस का सारा पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बीच में जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ढाल बन जाते हैं, एक शील्डिंग का काम करते हैं, और वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंचने नहीं देते। तो जितना ओवरऑल, जितना नेट पॉजिटिव चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक एग्जांपल लेते हैं 2s ऑर्बिटल का। 2s ऑर्बिटल देख रहे हैं हम किस किस में, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ग्रुप 1 के एलिमेंट ले लिए। हाइड्रोजन में क्या होगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, बाहर एक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के केस में सेकंड शेल में होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सोडियम के केस में थर्ड शेल में होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के केस में ये फोर्थ शेल में होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2s ऑर्बिटल की, 2s ऑर्बिटल, सबकी 2s ऑर्बिटल सेकंड वाली, ठीक है। मतलब इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से जो इनकी दूरी लगभग बराबर है, 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन है, लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन है, सोडियम के केस में 11 और पोटेशियम के केस में 19 प्रोटॉन्स है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस का जो चार्ज है प्लस जेड ई से जिसको डिनोट करते हैं, वो उतना ही ज्यादा होगा, तो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। यहाँ पे हम एक लाइन नोट करके लिख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। देखो जेड इंक्रीज होगा, जेड अगर इंक्रीज होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपने से बांध के रखेगा, यानी उनकी एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, एनर्जी जो होगी ऑर्बिटल्स की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अगर जेड की बात करें तो हाइड्रोजन का सबसे कम है, फिर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ऐसे ही जो जेड इफेक्टिव होगा वो भी क्या होगा, हाइड्रोजन का सबसे कम होगा, फिर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर लिथियम, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर सोडियम एंड सबसे कम किसकी होगी, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर पोटेशियम। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सेम सबशेल की बात करते तब होता है ऐसा, सेम सबशेल होनी चाहिए। 2s देख रहे हो तो सबकी ही 2s ऑर्बिटल, तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा एनर्जी उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। अब फिर आज जो टॉपिक किया है उसके बेसिस पे एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है 2.62, एनसीईआरटी में गिवन है, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इनकी एनर्जी बतानी है और उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 6 ऑर्बिटल्स गिवन है। तो देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने एनर्जी के केस में सिर्फ एन और एल वैल्यू को देखना है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम, एन प्लस एल रूल से। एन प्लस एल रूल से तो इसकी क्या हो जाएगी, 4 + 2 6, ये हो जाएगी 3 + 2 5, 4 + 1 5, 3 + 2 अगेन 5, 4 + 1 सॉरी 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5। तो ये होगी हमारी एन प्लस एल वैल्यू। तो सबसे कम किसकी वैल्यू है, फिफ्थ की, तो मतलब जो 5 वाला है उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। फिर देखते हैं हम, जो 5 है वो 4 जगह है, ये 3 और एक ये, तो इनमें भी फिर ये देखते हैं कि एन वैल्यू किसकी कम है। इसमें 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, मतलब इन ये जो है 3 है इनकी कम होगी और दोनों की इक्वल भी होंगी, क्योंकि एन वैल्यू एल वैल्यू दोनों सेम है, 3 2 3 2। तो ये क्या होगा, इनकी सेम होगी, यानी 2 = 4, इनकी सेम होगी। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला होगा और जो सिक्स्थ होगा उनकी सेम होगी, और सबसे ज्यादा किसकी है, फर्स्ट वाले की। तो इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। इनको आपस में क्या बोलेंगे, डी जनरेट, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऐसे ये भी क्या हो गए, डी जनरेट। तो अब हम
अगर एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एन और एल वैल्यू देखते हैं, उनका सम करते हैं। अगर सम इक्वल आ जाए तो एन वैल्यू देखते हैं, जिसकी एन वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। अब आपके लिए भी एक होमवर्क है, आपको गिवन है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये चीजें गिवन है। इनकी सबकी 3p ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग, 3p ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग इनकी जेड इफेक्टिव वैल्यू को असाइन करना है, जेड इफेक्टिव वैल्यू को असाइन करना है, और उसके बाद इनकी एनर्जी भी असाइन करनी है फॉर 3p ऑर्बिटल, जेड इफेक्टिव एंड एनर्जी फॉर 3p ऑर्बिटल। और जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।